ठीक है, शांत हो जाओ। स्प्रिंग 2025 यहाँ है। और वाह, क्या सीजन है। ये एक सीजन है। लंबे समय से इंतजार किए जाने वाले सीक्वल्स से लेकर कुछ वाकई अनोखे नए ओरिजिनल्स तक हमारे पास अनपैक करने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए बैंड एड को हटाते हैं और इस पूरे सीजन को लात घूंसे और चीख पुकार के साथ एक नटशेल में देखते हैं। मजबूत शुरुआत करते हुए हमारे पास हेवी हिटर्स वापस आ गए हैं। 目的は この地球を太陽にすることです。 सबसे पहले फायर फोर्स सीजन 3 4 साल बाद डेविड प्रोडक्शन मांगा को अडेप्ट करने के लिए वापस आ गया है। और भी ज़्यादा इन्फर्नल्स, और भी ज़्यादा एडोला बर्स्ट्स, और भी ज़्यादा आर्थर। हम फाइनल आर्क्स पर पहुंच रहे हैं, इसलिए उम्मीद करें कि स्टेक्स और भी ज़्यादा होंगे, एनिमेशन और भी ज़्यादा आग, और उम्मीद है इस पूरी ह्यूमन कंबस्टन चीज़ के बारे में कुछ जवाब मिलेंगे। यह अंत की शुरुआत है दोस्तों। देखते हैं कि यह लंबे इंतज़ार को पूरा कर पाता है या नहीं। वापसी की बात करें तो विंड ब्रेकर सीजन 2 आ गया है। क्लोवर वर्क्स हमें और भी सुंदर लड़के दिखा रहा है जो चीज़ों को मुक्का मारते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से। सीजन 1 में एक डेलिंक्वेंट शो के लिए एकदम क्लीन एनिमेशन था जो शुद्ध केओस के बजाय नेबरहुड प्रोटेक्टर्स होने पर फोकस करता है। सीजन 2 गैंग वॉरफेयर में गहराई से उतर रहा है, इसलिए ज़्यादा स्टाइलिश झगड़े और एस्थेटिकली वायलेंस की उम्मीद करें। ये बेसिकली टोक्यो रिवेंजर्स है, लेकिन कम टाइम ट्रैवल और काफ़ी बेहतर डेंटल प्लान्स के साथ। और निश्चित रूप से स्पिन ऑफ जिसे किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन शायद हम वैसे भी ले रहे हैं, माई हीरो एकेडेमिया विजिलेंटीज। स्टूडियो बोन्स हमें 5 साल पहले ले जा रहा है, जब देखू रोजाना अपनी हड्डियां तोड़ता था। हम कोइची क्रॉलर को फॉलो करते हैं, जो बेसिकली एक्सलाइडिंग क्वर्क वाला डिस्काउंट स्पाइडरमैन है और बिना लाइसेंस वाले हीरोज का उसका क्रू है। यह MHA दुनिया पर एक हार्ड स्ट्रीट लेवल लुक डालने वाला माना जाता है। क्या यह ज़रूरी है? शायद मेन प्लॉट के लिए नहीं। क्या यह और MHA कंटेंट है? हाँ, यह है। तो अगर आपने हर प्लस अल्ट्रा मीम को देख लिया है, तो यहाँ आपके लिए कुछ है। ならポインでもいいですよ。 ओ, इसेकाई। सीजन्स के बदलने की तरह आप हमेशा इस पर भरोसा कर सकते हैं। स्प्रिंग 2025 में यह सब होगा। हमारे पास I've been killing slimes for 300 साल और maxed out my level सीजन 2 है। ओजी चिल इसेकाई स्लाइस ऑफ लाइफ गुडनेस के लिए वापस आ गई है। अजूसा बस एक स्लो लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन गलती से ओपी बन गई और उसने एक पूरी फैंटेसी फैमिली को अपना लिया। अगर आपको सीजन 1 पसंद आया, तो ये बस उससे भी ज्यादा है। कम स्टेक्स, आरामदायक वाइब्स और शायद घर में शामिल होने वाली एक और अजीब तरह की पावरफुल लोली। प्लॉट की उम्मीद न करें, चाय और शांत झपकी की उम्मीद करें। ओहायो आसा। फिर द बिगिनिंग आफ्टर द एंड है। यह एक बड़ा वेब नॉवल मानहवा एडेप्टेशन है। किंग एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेता है, अपनी मेमोरीज रखता है, बहुत जल्दी ओपी बन जाता है। जाना पहचाना लगता है ना? जाहिर है स्टूडियो SE8 का एनिमेशन कुछ दर्शकों को खास तौर पर बाकी पॉपुलर एक्शन फैंटेसी शोज की तुलना में पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए शायद कहानी में पोटेंशियल है। यह एक रीजन से पॉपुलर है। एडेप्टेशन एडजेस के आसपास थोड़ा रफ हो सकता है। ध्यान से आगे बढ़े या बस सोर्स पढ़े। और अनजाने में ओपी प्रोटैगनिस्ट्स की बात करें तो द अनअवेयर एटलियर मिस्टर में आए। इस आदमी को हीरो की पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह बेकार है। पता चला उसकी कॉम्बैट स्किल कम है, लेकिन सचमुच बाकी सब कुछ SSS रैंक का है। क्राफ्टिंग SSS, माइनिंग SSS, शायद टोस्ट बनाना SSS। यह एक और ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट है जो इसे महसूस नहीं करता वाली कहानी है, लेकिन लड़ाई के बजाय क्राफ्टिंग और एक अच्छा आदमी होने पर फोकस करता है। स्टूडियो EMT स्क्वायर्ड एनिमेशन पर है। यह उनका आरामदायक लो स्टेक्स थोड़े बेतुके वाइब्स के लिए एक एम है। अंत में हमारे पास आई एम द इविल लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर है।
हमारा प्रोटैगनिस्ट वर्चुअस होने के कारण एक उदास जिंदगी जीता है, इसलिए वह अपनी अगली लाइफ में बुरा बनने का फैसला करता है, स्पेस में। लेकिन चाहे वह कितना भी भयानक तानाशाह बनने की कोशिश करे, उसकी सभी बुरी प्लानिंग बस अनजाने में चीज़ों को बेहतर बना देती हैं। उसे फैंस मिलते हैं और वह शांति और आराम तक पहुंच जाता है। यह एक इसेकाई है, लेकिन एक साई-फाई स्पेस एम्पायर के रंग के साथ, और इसका जोक यह है कि वह बुरा होने में बहुत खराब है। ऐसी चीज़ों पर चलते हैं जो सिर्फ तलवारें चलाने वाले लोग या ट्रक से टकराने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास कावलून जेनरिक रोमांस है। यह पूरी तरह से एस्थेटिक के मामले में खुद को अलग करता है। ये कावलून वॉल्ड सिटी के एक फिक्शन जैसे दिखने वाले नॉस्टैल्जिक वर्जन में सेट है और 2 रियल एस्टेट एजेंट्स के बीच रोमांस को फॉलो करता है। लेकिन सुपरफिस के नीचे एक मिस्ट्री सुलग रही है, जिसमें शहर और खुद किरदारों के बारे में कुछ ठीक नहीं होने के हिंट्स हैं। स्टूडियो आर्वो एनिमेशन इसे संभाल रहा है और विजुअल्स काफ़ी एटमॉस्फेरिक दिखते हैं। मांगा वास्तव में एनिमे के ब्रॉडकास्ट के समय ही अपने फाइनल आर्क में पहुंच रही है, जो कि एक टाइमिंग चॉइस है। इसके बाद द शिंजी फैमिली चिल्ड्रन, इस पर ध्यान दें। एक लड़का अपनी 5 बहनों और एक छोटे भाई के साथ रहता है। ये एक नॉर्मल रोम-कॉम सेटअप की तरह लगता है। फिर उनके पिता एक बम गिराते हैं। उनमें से कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं है। अचानक भाई बहन के रिश्ते, खैर वे अब भाई बहन नहीं रहे। डोगा कोबो स्टूडियो है जो रोम कॉम्स में बेहतरीन कैरेक्टर एनिमेशन के लिए जाना जाता है। यह प्रेमिस अजीबोगरीब है और पहले से फॉरबिडन फीलिंग्स के व्हाट इफ को एक्सप्लोर करता है। फिर यहाँ कैन अ बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव है। साइनॉप्सिस सदियों पुराना सवाल पूछता है। गार्डनिंग क्लब में बचपन के सबसे अच्छे दोस्त, सब कुछ प्लेटोनिक है, जब तक कि लड़के की पहली क्रश दिखाई नहीं देती और लड़की अपनी फीलिंग्स पर सवाल उठाना शुरू नहीं कर देती। रिव्यूअर्स को लगता है कि यह कहानी थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कुछ चार्म हो सकता है, जो प्योर कॉमेडी के बजाय फीलिंग्स को समझने के ड्रामा पर फोकस्ड है। तो क्या यह बच सकता है? शायद वह दोस्ती नहीं जो वे जानते थे, और किसी चीज के लिए वास्तव में यूनिक। 今からするわよ。 माकिना सांस अ लव बॉट। पॉपुलर हाई स्कूल की लड़की वास्तव में एक डैमेज्ड एंड्रॉयड है, और वह जिस शाय रोबोट लविंग लड़के को पसंद करती है उसे पता चल जाता है और उसे ठीक करना पड़ता है। उसका धन्यवाद करने का तरीका, उसके साथ रहना और एंड्रॉयड लेवल सर्विसेज देना, ये प्योर अनअडल्टरेटेड और शायद एक ही जैसी बात लगती है। ब्लूमजीर इसका स्टूडियो है। यह निश्चित रूप से इस सीजन के उन शोज में से एक है। फैंटेसी वर्ल्ड्स में वापस, लेकिन थोड़े अलग फ्लेवर्स के साथ। こんな女いなくなればいいのにね。 स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर किजन गेंटो शो। ईडो पीरियड के जापान में सेट, यह एक श्राइन गार्डियन के बारे में एक डार्क फैंटेसी है जो डीमन हंटर बन जाता है, जिसे डीमन से लड़ना पड़ता है और सदियों से समय में ट्रैवल करना पड़ता है। इसमें तलवारें, डीमंस, हिस्ट्री और टाइम ट्रैवल है। योकोहामा एनिमेशन लैब स्टूडियो है और अर्ली इंप्रेशन से पता चलता है कि यह काफ़ी सॉलिड है, शायद एक स्टेल्थ हिट भी है, जिसमें अच्छी फाइट कोरियोग्राफी है और कुछ दूसरे डीमन स्लेइंग शोज की तरह सिर्फ नॉन स्टॉप एक्शन से ज़्यादा इमोशनल डेप्थ पर फोकस किया गया है। 闇営業の治癒士闇ヒーラーになってしまうか。 अगला दी ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। एक और पार्टी से बाहर निकाल दिया गया वाली कहानी। एक हीलर को बेकार समझा जाता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है और वह स्लम्स में एक हिडन क्लिनिक खोलता है। पता चलता है वह बिल्कुल भी बेकार नहीं है, लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल है, खासकर बिना लाइसेंस वाले मैजिक के साथ। ये अनजाने में ओपी प्रोटोगोनिस्ट पर एक और टेक है, लेकिन एडवेंचर के बजाय शैडोज में हीलिंग और कम्युनिटी के बनने पर फोकस करता है। ऐसा लगता है कि यह कंफर्टिंग अंडरडॉग फैंटेसी में झुक रहा है। お前あと1年で死ぬよ。 हमारे पास वंस अपॉन ए विचेस डेथ भी है। एक अप्रेंटिस विच को बताया जाता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 1 साल है और कर्स को तोड़ने के लिए उसे 1000 खुशी के आंसू इकट्ठा करने होंगे। यह इमोशनल, शायद कड़वी एपिसोडिक स्टोरीज के लिए एक नुस्खा जैसा लगता है,
क्योंकि वह जर्नी करती है और लोगों को खुशी पाने में मदद करती है। स्टूडियो EMT स्क्वेयर्ड फिर से है। ये एक दिल को छू लेने वाली फैंटेसी ड्रामा वाइब के लिए बढ़ रही है। ようこそパルナコルタへ और अंत में D2 Perfect Scent, tossed aside by my fiancé and sold to another kingdom। एक सेंट को उसके फियांसे प्रिंस ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह बहुत परफेक्ट है और उसमें कोई चार्म नहीं है, फिर बेसिकली उसे दूसरे किंगडम में बेच दिया जाता है। लेकिन नई जगह पर उसकी परफेक्शन की वास्तव में सराहना की जाती है और उसे एक बेहतर लाइफ मिलती है। यह एक क्लासिक डम्प्ड हेरोइन को कहीं और खुशी मिलती है वाली फैंटेसी है जो फुलफिलमेंट की ओर झुकती है और बेवकूफ़ों को गलत साबित करती है। छोटी मोटी रिजेक्शन पर काबू पाने की एक कॉम्पिटेंट लेकिन पोटेंशियली सैटिस्फाइंग स्टोरी की उम्मीद करें। अब बाकी के लिए थोड़ा कम कैटेगराइजेबल लेकिन पोटेंशियली इंटरेस्टिंग नाम, कैच मी एट द बॉल पार्क। ये खिलाड़ियों के बारे में नहीं है, ये बेसबॉल स्टेडियम में काम करने वाले लोगों के बारे में एक स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी है। बियर वेंडर्स, स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और कई लोग। EMT स्क्वेयर्ड फिर से वे इस सीजन में बिजी हैं। यह एक कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी के लिए एक यूनिक सेटिंग है। रिव्यूज कहते हैं कि इसमें अच्छी केमिस्ट्री और ह्यूमर है जो खेल के इर्द गिर्द रोजमर्रा की ह्यूमन स्टोरीज पर फोकस्ड है। यह एक चार्मिंग रिलैक्सिंग एनिमे हो सकता है, भले ही आपको हॉट डॉग से होम रन का पता ना हो। ねえ、私たちバンド組まない？ अगली रॉक इज ए लेडीज मॉडेस्टी। एलीट ऑल गर्ल्स एकेडमी की स्टूडेंट को रॉक म्यूजिक के प्रति अपने प्यार को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन उसे एक साथ ही सीक्रेट रॉकर मिल जाती हैं। ये आपके पैशन को ढूंढने और स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ रिबेल, बेशक एलिगेंटली, के बारे में एक म्यूजिक ड्रामा है। स्टूडियो BN पिक्चर्स एनिमेट कर रहा है और वे इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए मोशन कैप्चर का यूज कर रहे हैं। शुरुआती रिव्यूज पॉजिटिव आए हैं जो कैरेक्टर डायनामिक्स और म्यूजिक सीक्वेंसेस की तारीफ करते हैं। 魔女になりたいって हमारे पास माएबाशी विचेस भी हैं। सनराइज से ओरिजिनल एनिमे। माएबाशी सिटी में हाई स्कूल की लड़कियों को एक बात करने वाले फ्रॉग द्वारा विच बनने के लिए रिक्रूट किया जाता है जो मैजिक, म्यूजिक और डांस के जरिए इच्छाएं पूरी करती हैं। ये एक लोकल आइडल मैजिकल गर्ल मैशअप की तरह लगता है जिसमें एक स्पेसिफिक सिटी को बढ़ावा दिया गया है। सनराइज एक बड़ा नाम है, लेकिन ओरिजिनल एनिमे हिट या मिस हो सकता है, शायद मज़ेदार भी हो सकता है या पूरी तरह से हैरान करने वाला। हम देखेंगे। और द गोरिल्ला गॉड्स गो टू गर्ल। ये सिनॉप्सिस ब्रीफ है लेकिन टाइटल, खैर, ये यादगार है। सुपर ह्यूमन गोरिल्ला पावर वाली एक शर्मीली लड़की नॉर्मलसी के लिए स्ट्रगल करती है क्योंकि दूसरे लोग उसकी स्ट्रेंथ चाहते हैं। काचिगारसु द्वारा एनिमेटेड। क्या यह एक एक्शन शो है, एक कॉमेडी, एक अजीब तरह से स्पेसिफिक फैंटेसी? अकेला टाइटल ही इसे इस सीजन में नोटवर्दी बनाने के लिए काफ़ी है। चलिए बस इतना ही कहते हैं। यह मौजूद है और इसमें जाहिर तौर पर एक गोरिल्ला गॉड शामिल है। और भी सीक्वल्स आ रहे हैं। आहरेन सान व हकारेनई सीजन 2। शांत, छोटी, इनडिसाइफरेबल आहरेन और डेंस लेकिन दयालु राइडो और ऑकवर्ड रोमांटिक कॉमेडी के लिए वापस आ गए हैं। फिलिक्स फिल्म वापस आ गई है। अगर आपको सीजन 1 में उनकी इनक्रेडिबली छोटी और कभी कभी इनक्रेडिबली क्लोज डिस्टेंस की सेंस पसंद आई थी तो उसी कंफर्टेबल लो की ह्यूमर के लिए तैयार हो जाइए। グリーン部隊配属決定オメ गोगो लूजर रेंजर। सीजन 2 में नेगी हारुबा का सेंताई जॉनर पर टेक, लेकिन एक मॉन्स्टर के नजरिए से जो करप्ट हीरोज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। योस्टार पिक्चर्स वापस आ गई है। सीजन 1 एक मजेदार बदलाव था और सीजन 2 में फाइटर डी की घुसपैठ और रेंजर फोर्स में दरारें दिखाई दे रही हैं। अगर आपको सुपर हीरो ट्रोप्स का कुछ सॉलिड एक्शन के साथ डिकंस्ट्रक्शंस पसंद है तो यह आपके लिए है। 私はノマドになるんだ बाय बाय अर्थ सीजन 2। बेले। मानव रूपी एनिमल्स की दुनिया में एकमात्र इंसान अपने जैसे दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए अपनी जर्नी जारी रखती है जो ओवरसाइज्ड तलवार चलाती है। लिडेन फिल्म्स सीजन 2 के लिए वापस आ गई है
और भी फैंटेसी एडवेंचर की उम्मीद करें, पॉसिबली बेले के ओरिजिन्स और दुनिया की मिस्ट्रीज में गहराई से उतरते हुए। शोशिमिन, हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी सीजन 2। लो की मिस्ट्री सॉल्वर्स जो सिर्फ एवरेज बनना चाहते हैं वापस आ गए हैं। वे परेशानी से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन रोजमर्रा की मिस्ट्रीज में उलझे रहते हैं। लैपिन ट्रैक वापस आ गया है। यह आरामदायक कैरेक्टर फोकस्ड है और यह साबित करता है कि अगर आपके पास सही पर्सपेक्टिव या गलत पर्सपेक्टिव जो शो पर डिपेंडेंट है तो छोटी छोटी घटनाएं भी हैरान करने वाली हो सकती हैं। まさか ब्लैक बटलर, एमरल्ड विच आर्क। सेबास्टियन और शेल वापस आ गए हैं विचेस और शायद वेयर वोल्फ से जुड़ी एक मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जर्मनी जा रहे हैं। यह आर्क जाहिर तौर पर फैन फेवरेट है, जिसे पिछले आर्क की तुलना में फेरी टेल जैसा डरावना अनुभव होने के रूप में कंपेयर किया गया है। अगर आपको अपने हिस्टोरिकल, डिमोनिक और थोड़ी कैंपी मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो फैंटम हाइव की जोड़ी आपको यह सब देती है। सीजन को पूरा करते हुए समर पॉकेट्स की द्वारा एक विजुअल नोवेल पर बेस्ड। एक लड़का एक बुरे इंसिडेंट के बाद एक ग्रामीण द्वीप पर भाग जाता है और कई लड़कियों से मिलता है। स्टूडियो फील, यह एक नॉस्टैल्जिक, इमोशनल, स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस विजुअल नॉवल एडेप्टेशन है। अगर आपकी के पिछले काम के फैन हैं और गर्मियों के आइलैंड पर कुछ अच्छे फील्स के लिए तैयार हैं, तो यह शायद आपके लिए है। योर फॉर्मा साइफाई मिस्ट्री एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां स्मार्ट थ्रेड टेक सब कुछ रिकॉर्ड करती है। एक इन्वेस्टिगेटर इसका यूज यादों में जाने और क्राइम्स को सुलझाने के लिए करता है, लेकिन यह उसके असिस्टेंट्स के लिए मुश्किल है। जेनो स्टूडियो एनिमेशन कर रहा है। यह एक लाइट नॉवल पर बेस्ड है और जाहिर तौर पर एनिमे आगे बढ़ता है, यह मानते हुए कि आपको कहानी के शुरुआती हिस्से पता हैं, जो नए लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाई कॉन्सेप्ट साई-फाई मिस्ट्री, लेकिन शायद पहले सोर्स पढ़े। एवरीडे होस्ट, एक फॉर्मर इंश्योरेंस सेल्समैन के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म गैग एनिमे जो एक क्वर्की क्लब में होस्ट बन जाता है, एक्सेंट्रिक को-वर्कर्स को फीचर करता है। फैन वर्क्स एग्रेत्सुको द्वारा एनिमेटेड। होस्ट क्लब लाइफ के इर्द गिर्द सेंटर्ड क्विक, असली शायद वियर्ड ह्यूमर की उम्मीद करें। शॉर्ट कॉमेडी बर्स्ट्स के लिए एक हिडन जेम हो सकता है। और फिर ऐसे भी हैं जहां इन्फो कम है या टाइटल आपको वह सब बताता है जो आपको जानना चाहिए। फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर सोर्ड्समैन, टाइटल ही सब कुछ कह देता है। कंट्री साइड से एक मिडिल एज का लड़का जो तलवारबाजी सिखाता है, उसे कैपिटल में बुलाया जाता है क्योंकि उसका फॉर्मर स्टूडेंट अब एक लेजेंडरी नाइट है। उसे लगता है कि वह कुछ भी नहीं है, लेकिन जाहिर है उसकी स्किल्स गॉड टियर की हैं। एक शांत ओपी प्रोटैगोनिस्ट की उम्मीद करें। बहुत से लोग उसे कम आंकते हैं और शायद कुछ आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तलवारबाजी, अगर रिव्यूज़ पर विश्वास किया जाए। ये एक ओसान फैंटेजी है और उस निच के फैंस के लिए सही नोट्स पर हिट होती दिख रही है। अरे हाँ, कुछ और, लिस्ट लंबी थी। मोबाइल सूट गुंडम, GQUX, मुझसे एक गुंडम कैसे छूट गया? ऑल्टरनेट यूनिवर्सल सेंचुरी टाइमलाइन, जियोन ने 1 साल का वॉर जीता क्योंकि 4 ने ओरिजिनल गंडम चुरा लिया था। इसमें एक फीमेल लीड है और इसमें अंडरग्राउंड मोबाइल सूट बैटल्स शामिल है। स्टूडियो सनराइज और स्टूडियो खारा। शुरुआती थिएट्रिकल स्क्रीनिंग्स ने पॉजिटिव चर्चा की, यह एक मेजर हो सकता है। तो स्प्रिंग 2025 पर क्या फैसला है? खैर, ये पक्का है कि यह भरा हुआ है। हमारे पास बड़े शोनेन फिनालीज और रिटर्न्स, एक मेट्रिक टन इसेकाई, कुछ दिलचस्प मिस्ट्रीज और रोमांसेस और कुछ वाकई बिजार ओरिजिनल प्रेमिसेस हैं। क्या यह अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन है? शायद विंटर 2025 के लेवल्स की हाइप नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वैरायटी है। हमारे पास कम्फी स्लाइस ऑफ लाइफ, इंटेंस एक्शन, डार्क फैंटेसी, क्वर्की कॉमेडी और यहाँ तक कि गोरिल्ला गॉड की सिचुएशन सब है। सीक्वल्स ज़्यादातर सॉलिड दिख रहे हैं, जबकि नए शोज हाईली एंटिसिपेटेड लाजरस, गंडैम से लेकर, रुको, यह क्या है? कुल मिलाकर स्प्रिंग 2025 ऐसा सीजन लगता है जहां आपको थोड़ा सर्च करना होगा, लेकिन आपको कुछ रियल जेम्स मिल सकते हैं। खैर, कम पॉलिश्ड और के बीच इस सीजन में आप किन शोज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? मैंने क्या मिस किया?
मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह सुपरफास्ट थोड़ा केओटिक रनडाउन पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने एनिमे लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उस नोटिफिकेशन बेल को बजाएं ताकि आप मेरा अगला वीडियो मिस न करें, जहां मैं शायद इनमें से कुछ देखने के बाद आपकी लाइफ चॉइसेस पर सवाल उठाऊंगी। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी।